नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखा कि भाई ये टाइम ऑफ सप्लाई होता क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर क्या-क्या चीज कवर होता है, दैट इज सेक्शन नंबर 12, section number 13 and section number 14. Section number 12 relates to supply of time of supply in case of supply of goods. Section number 13 relates to time of supply in case of supply of services. Section number 14 relates to change in rate of tax. बराबर है। मैंने आपको टाइम ऑफ सप्लाई का मीनिंग एक्सप्लेन किया कि भाई एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब हम क्या आइडेंटिफाई करने वाले हैं, date on which the liability is generated। बराबर है। जिसमें हमने क्या देखा कि गुड्स के केस में 5 केस है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, वाउचर है, इंटरेस्ट है, रेसिडुअल है। वैसे ही सर्विसेज के केस में भी 5 केस है, दैट इज फॉरवर्ड, रिवर्स, रेसिडुअल, इंटरेस्ट और आपका वाउचर वाला, है ना। तो जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था about time of supply related to goods in case of forward charge, और वो फॉरवर्ड चार्ज में भी मैंने आपको पहला वाला दैट इज सप्लाई ऑफ मूवेबल गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कैसे करते हैं वो एक्सप्लेन किया था। तो क्या था एक बार मैं फटाफट बताता हूँ। अगर मूवेबल गुड्स है मतलब जो गुड्स को एक प्लेस से आप दूसरे प्लेस पर लेके जा सकते हो उसको मूवेबल गुड्स कहा जाता है। इन केस ऑफ मूवेबल गुड्स टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा सर, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स या फिर डेट ऑफ रिमूवल। डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिमूवल, इन दोनों का जो अर्लियर डेट है that will be my time of supply, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखा हमने, अपने होमवर्क भी सॉल्व किया रहेगा उम्मीद करता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ नॉन मूवेबल गुड्स टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ फॉलोइंग। रेफर क्वेश्चन नंबर 3 आणि 4। व्हाट डज इट मीन in case of supply of non movable goods? सर ये non movable goods का मतलब goods which are installed on site, मतलब जिसको जगह पे इंस्टॉल करके यूज करने के लायक किया गया उसको कहा जाता है नॉन मूवेबल गुड्स। तो अगर किसी ने नॉन मूवेबल गुड्स का सप्लाई दिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस। देखो डेट ऑफ इनवॉइस सब में कॉमन है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट और डेट ऑफ इंस्टॉलेशन। व्हाट डज इट मीन, एक तो भाई जिस दिन आपने बिल बनाया डेट ऑफ इनवॉइस वो तो रखना ही है, उसके साथ में जिस दिन पे जिस डेट पे आपने वो वाले गुड्स को अवेलेबल किया, किसको, रेसिपिएंट को, मतलब बायर को। आपने बायर को बोला ये लो आपका मशीनरी रेडी, आप इसको आज से यूज कर सकते हो। जैसे ही जिस दिन आपने ये बात बोला उसी को आप क्या कहोगे, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, मतलब उस दिन आपने गुड्स यूज करने लायक बना दिया था बायर को, या फिर आप उसको डेट ऑफ इंस्टॉलेशन भी कह सकते हो। लाइक इंस्टॉलेशन के दिन वो वाला गुड्स यूज करने के लायक हो गया था। सिंपल है, दो ही डेट है। देखो यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम फॉरवर्ड चार्ज वाला पढ़ रहे हैं गुड्स का, और उसमें नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 में बोला गया कि रिसिप्ट ऑफ पेमेंट को इग्नोर करना है, इसलिए हमने इग्नोर किया। हम हमारे हर एक आंसर के नोट में इस चीज को लिखते जरूर है ना। चलो तो अपन इसका क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन कैसे आता है। ये रहा क्वेश्चन, फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। एक,
डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल और इंस्टॉलेशन, सर ये अपने काम का है 100%। डेट ऑफ इनवॉइस सर अपने काम का है क्योंकि इसी से तो कंपेयर करना है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अपने काम का नहीं है। तो पहले वाले केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या 13 नवंबर और 12 नवंबर, इन दोनों का अर्लियर पहला कौन सा डेट आता है 12/11 आता है, मतलब 12 नवंबर आता है। दूसरा 7 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर, इन दोनों का अर्लियर इट विल बी 7 दिसंबर। 5 जनवरी या फिर 4 जनवरी, इन दोनों का अर्लियर 4 जनवरी। 28 अक्टूबर या फिर 7 अक्टूबर, इन दोनों का अर्लियर 7 अक्टूबर। 17 दिसंबर या फिर 24 दिसंबर, इन दोनों का अर्लियर क्या आ रहा है, पहला डेट क्या आ रहा है 17 दिसंबर पहला आता है। 14 जनवरी या फिर 20 जनवरी, इन दोनों का अर्लियर 14 जनवरी। 7 फरवरी या फिर 11 फरवरी, इन दोनों का अर्लियर दैट इज 7 फरवरी। हो गया भाई आंसर, हो गया क्या, ये तो रफ फॉर्मेट में हुआ। अब हम इसको सिंपल सा अपना जो छोटा सा फॉर्मेट है उसमें सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करेंगे चलो मेरे साथ देखना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई, अपन कंडीशन लिखते हैं ना, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ नॉन movable goods, in case of non-movable goods shall be earlier of following dates, earlier of following dates क्या क्या, A date of invoice और B date on which goods are made available और इंस्टॉलेशन, यही लिखा था ना हमने वहां पे जहाँ पे कंडीशन देखा अभी, ये अपना कंडीशन हो गया। इसके बाद अपना सेकेंड स्टेप क्या रहता है, हम डिटरमाइन करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई को। तो डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई कितना कॉलम बनेगा, एक सीरियल नंबर का और एक इंस्टॉलेशन का, एक इनवॉइस का और एक टाइम ऑफ सप्लाई का, मतलब टोटल कॉलम कितना बनेगा 4। सीरियल नंबर, अपना फॉर्मेट बन गया, सीरियल नंबर, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, डेट ऑफ इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई। पहले वाले केस में सीरियल नंबर है, तो पहले सीरियल नंबर का क्या है 13 नवंबर और 12 नवंबर लिख लेते हैं। चलो नंबर 1 13th नवंबर 2019, 12th नवंबर 2019, इन दोनों का अर्लियर आपका टाइम ऑफ सप्लाई, इन दोनों का अर्लियर कितना 12, 11, 19। फिर उसके बाद नंबर 2 क्या दिया है 7, 12, 2019 और 10, 12, 2019। नंबर 2 7, 12, 2019, 10, 12, 2019, इन दोनों का अर्लियर क्या है, इन दोनों का अर्लियर है 7, 12, 2019। चलो मैं अलग कलर के पेन में लिख रहा हूँ ताकि आपको आंसर्स का बाइफरकेशन क्लियरली समझ में आए। यहाँ पे क्या आ रहा है 7, 12, 2019। देन नंबर 3 क्या है मेरा 5 जनवरी 2020, 4 जनवरी 2020। चलो 5 जनवरी 2020 की भाई, और एक डेट क्या था ये भूल गया, 4 जनवरी 2020, 4 जनवरी 2020। इन दोनों का अर्लियर क्या है
इन दोनों का अर्लियर आता है मेरा 4 जनवरी 2020। देन नेक्स्ट सीरियल नंबर 4 क्या कहता है, देखो आ जाओ, 28 अक्टूबर 2019 और 7 अक्टूबर 2019। 28 अक्टूबर 2019, 7 अक्टूबर 2019, इन दोनों का अर्लियर पहला डेट कौन सा आता है, पहला डेट आता है सर अपना 7 अक्टूबर 2019। आगे नंबर 5, नंबर 5 में क्या दिया है, चलो देखते हैं। कम डाउन, नंबर 5 17/12/24/12 17/12/19, 24/12/19, इन दोनों का अर्लियर डेट विल बी 17/12/19। नंबर 6 में क्या है, 14 जनवरी की 20 जनवरी, 14 जनवरी 20 की 20 जनवरी 2020, इन दोनों का अर्लियर, इन दोनों में अर्लियर कौन सा आता है, इन दोनों में अर्लियर आएगा आपका 14 जनवरी 2020। इसको रेड पेन में लिख लेते हैं अपन, अच्छा लगेगा आपको। क्या आएगा यहाँ पे, 17 दिसंबर 2019, द लास्ट वन 7/2 और 11/2। नंबर 7 7/2/2019, 11/2/2019, 19 ये कि 20 है, सॉरी 20 है, वेरी सॉरी 20 है, 20 इन दोनों का अर्लियर विल बी 7th February 2020। ओके, तो ये अपना हो गया टाइम ऑफ सप्लाई का सॉल्यूशन। एक नोटिफिकेशन लिखना पड़ेगा ना, क्या फॉरवर्ड चार्ज में हम डेट ऑफ पेमेंट को कंसीडर नहीं करते, ऐसे हमने प्रीवियस सम में एक पर्टिकुलर क्या लिखा था, नोट लिखा था, तो वो नोट आपको ये वाले सब में भी लिखना पड़ेगा, सेम टू सेम। रेडी, तो इसको प्लीज लिख लेना। तो ये नोट गाइस आपको लिखना है ये वाले सब में भी, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज का केस है। तो ये अपना हो गया, फटाफट इसको आप कॉपी डाउन कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर। ओके, चलो टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस प्लेस, परफेक्ट, ले लो डन। क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन का भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक नाउ, इनफ है, ले लो, कुछ खास नहीं है वैसे तो, बट फिर भी श्योर। नेक्स्ट देखते, आपको होमवर्क देने लायक कौन सा सम है करके हम एक बार देख लेते हैं और उसके हिसाब से आपको होमवर्क दे लेते हैं भाई। नंबर 4 गाइस, स्ट्रेट अवे आपको होमवर्क है, ज्यादा डिस्कस किए बिना देखते हैं क्या है। देखो, फाइंड आउट द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2018। ठीक है भाई, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, दैट इज वही इंस्टॉलेशन वाला केस, ऊपर वाले सब में भी ऐसे ही वर्डिंग यूज हुआ था। तो ये आपका कॉलम बनेगा, ये तो बनेगा ही सीरियल नंबर का, डेट ऑफ इनवॉइस बनेगा, डेट ऑफ पेमेंट काउंट नहीं होगा, सेम टू सेम है, खाली डेट अलग है। आंसर डिटरमाइन करो, होमवर्क करो और शेयर करो, टेक द स्क्रीनशॉट, या फिर आपके पास अगर पीडीएफ अवेलेबल है तो आप पीडीएफ से भी कर सकते हो। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा। लिया, चलो अभी हम अगला क्या है सम देखते हैं भाई, सम्स क्या है देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट बाद में समझेंगे। सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, वापस से देखो मूवमेंट ऑफ गुड्स का ही आ रहा है, वापस किसका आ रहा है, मूवमेंट ऑफ गुड्स का आ रहा है, मतलब होमवर्क दे सकता हूँ क्योंकि पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो सिखाया था मैंने वही वाला है। फाइंड आउट द सप्लाई इन, फाइंड आउट द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अपने को ये पता है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट काउंट नहीं होता है,
सर ये लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस है क्या? इट इज नथिंग बट योर डेट ऑफ रिमूवल। ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा डेट ऑफ रिमूवल है। ओ माय गॉड, अब कंफ्यूजन। ये डेट ऑफ रिमूवल है, मुझे कैसे पता? ये जीएसटी का प्रोविजंस है। मैंने तो आपको बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में नोट्स में लिख के दिया कि अर्लियर ले लो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल का प्रोविजन इन डीप उसको एक्सप्लेन करता है। क्या एक्सप्लेन करता है प्रोविजन? कि भाई आपको दैट इज बीइंग अ सप्लायर, सप्लायर को इनवॉइस रिमूवल के दिन या फिर रिमूवल के पहले बनाना है, रिमूवल के बाद में नहीं। डेट ऑफ रिमूवल मतलब क्या था? जिस दिन गुड्स आपके फैक्ट्री से या दुकान से निकला उसको आप डेट ऑफ रिमूवल कहते हो। तो प्रोविजन क्या कहता है? आपको इनवॉइस डेट ऑफ रिमूवल के दिन पे ही बनाना है या फिर उसके पहले बनाना है। आप उसके बाद बनाओगे तो वो डेट ऑफ इनवॉइस काउंट ही नहीं होगा। जो भी आपका डेट ऑफ रिमूवल है उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। ये एक्चुअल लॉजिक है, इसके बेस पे ही हमने आंसर सॉल्व किया है, लेकिन मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया था। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको और क्लैरिटी में बताऊं आपको तो व्हाट आई कैन से, जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ आपके फैक्ट्री से वही डेट आपका इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट था। वो क्या था? इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट था। कौन सा? जिस दिन पे गुड्स आपके फैक्ट्री से रिमूव हुआ वो दिन आपका इशू इनवॉइस करने का लास्ट डेट था। क्योंकि प्रोविजन कहता है कि डेट ऑफ रिमूवल के दिन या फिर उसके पहले इनवॉइस बना दिया करो, वही ड्यू डेट है। इनवॉइस बनाने का ड्यू डेट सेक्शन नंबर 31 में एक्सप्लेन किया गया है। और सेक्शन नंबर 31 क्या कहता है कि भाई आपको बीइंग अ सप्लायर इनवॉइस कब बना देना है? जब आपने गुड्स को रिमूव किया ना आपके फैक्ट्री से, तभी बना देना है। मतलब ऑन द डेट ऑफ रिमूवल इटसेल्फ विल बी योर ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस, बराबर है। तो देखो यहाँ पे 2 दिसंबर को इनवॉइस बनाया, 1 नवंबर लास्ट डेट इशू ऑफ इनवॉइस का था। मतलब क्या हुआ रहेगा पता है? ये सिचुएशंस में क्या हुआ है कि भाई गुड्स रिमूव 1 नवंबर को ही हो गया था। तो मतलब जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ उसी दिन इनवॉइस बनाना था ना उसको। तो ड्यू डेट क्या था? लास्ट डेट क्या था इनवॉइस बनाने का? 1 नवंबर। लेकिन भाई साहब ने इनवॉइस बनाया कब? 2 दिसंबर को बनाया। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या? हम इन दोनों का अर्लियर ही पकड़ेंगे। मतलब टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 1 नवंबर 2019। 1 नवंबर 2019 कैसे आया? रूल्स क्या कहता है कि इनवॉइस कब तक बनाना चाहिए था उसको? इनवॉइस गुड्स रिमूव होने के पहले ही बना देना चाहिए था। नहीं बनाया उसने, लेट बनाया, तो जो उसका डेट ऑफ रिमूवल था उसी को आपने टाइम ऑफ सप्लाई माना। या फिर आप इन दोनों को कंपेयर करके लिखोगे तो भी आंसर वही आएगा, बराबर है। जैसे यहाँ पे आप देखो 1/12/2019 और 3/11/2019, इन दोनों में से अर्लियर पहला कौन सा डेट आता है? सर यहाँ पे आता है 3/11/19। ओके, सिर्फ आप इसके पहले वाले सब में डेट ऑफ रिमूवल करके लिखा हुआ आया था, यहाँ पे वो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस करके लिखा हुआ आया। मीनिंग मतलब इफेक्ट प्रोविजन सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे देखो 4/12/2/12 अर्लियर क्या है? 2/12/19। 6/10/5/1/2020 इन दोनों में अर्लियर क्या है? 6/10/2019। 8/12/9/1/2020 इन दोनों में अर्लियर क्या है? 8/12/19।
10 1 और 7 3, इन दोनों में अर्लियर क्या है? 10 1 2020 हो गया टाइम ऑफ सप्लाई। बाकी ऊपर कंडीशन लिखना है, फॉर्मेट सॉल्व करना है, टाइम ऑफ सप्लाई, फिर नोटिफिकेशन, सेम टू सेम सम है, देयर इज नो चेंजेस। सिर्फ यहाँ पे उन्होंने कॉलम का नाम चेंज किया, जिसकी वजह से मैंने आपको प्रोविजन नहीं एक्सप्लेन कर दिया, जिसके बेस पे ये लास्ट डेट डिसाइड होता है। सेक्शन नंबर 31 क्या कहते हैं? सेक्शन नंबर 31 कि जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ वही इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट रहता है। इनवॉइस मतलब बिल इशू करने का लास्ट डेट रहता है, उस दिन इशू करने का, नहीं तो उसके पहले इशू करने का, उसके बाद में इशू करने का नहीं। किया रहेगा तो क्या किया रहेगा तो गलती है, फिर अपन कंपेयर करते हैं और अर्लियर वाला डेट लिख देते। Keep it simple, nothing, I said nothing has been changed. Okay, take the screenshot, complete the homework। देखो होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पूरा सेम है, मैं ये सॉल्व करते बैठूंगा that there is no logic, it is a wastage of time। आप खुद से कर सकते हो ये, क्योंकि उतना सिंपल सम्स है सब। तो इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे रफ करना रहेगा ये। टेक फर्स्ट, घेतलं काय? हेलो, चला नंबर 6 ये होमवर्क है, अब गाली मत दो, सेम समझ के लिए होमवर्क दे रहा हूं। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 12। डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, मतलब ये मेरा डेट ऑफ रिमूवल है। आप लेकिन आंसर में यही लिखोगे जो क्वेश्चन में दिया है, ये तो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के दे रहा हूँ। पेमेंट एंट्री इन द सप्लायर बुक, क्रेडिट ऑफ द अमाउंट इन द बैंक अकाउंट। ये क्या है? ये दोनों आपका डेट ऑफ पेमेंट है जो आप लोग कंसीडर नहीं करते। इसका मीनिंग बताओ। पेमेंट एंट्री इन द सप्लायर बुक मतलब पैसा जब मिलता है चेक में मिलता है तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री मारते हो, तो जिस दिन आपने एंट्री मारा वो ये डेट होता है। पेमेंट एंट्री इन द सप्लायर्स बुक का मतलब सप्लायर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पैसा मिला उसका एंट्री कब मारा, वो अपने काम का नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। क्रेडिट ऑफ द अमाउंट इन द बैंक अकाउंट मतलब क्या? जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने टैली में एंट्री मार दिया, क्या अकाउंट में पैसा सेम डे आ जाएगा क्या? नहीं, चेक रहेगा तो 3 दिन के बाद आता है, बराबर ना। आप चेक डिपॉजिट करते हो फिर वो क्लियरिंग में जाता है तो 3 दिन लगता है। तो जिस दिन आपने एंट्री मारा वो वाला डेट और आपके अकाउंट में जिस दिन पैसा एक्चुअल में जमा हुआ वो वाला डेट, ये दोनों अलग अलग हो सकता है। काउंट यहाँ पे तो नहीं होगा, इसके लिए मैंने कट कर दिया। सर्विसेज में ये सब काम आता है, गुड्स में नहीं काम पे आता है। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर आप देखते हो ना 25/12 को पैसा अकाउंट में आ गया था, भाई साहब ने एंट्री लेट किया था, गलती थी उसकी। मतलब समझा ना, ये कॉलम्स का मतलब है, सिर्फ कॉलम का मतलब, यूजेस कुछ भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे भी 4 कॉलम बनेगा, 1 2 3 और 4, बराबर है। फिर सेम इन दोनों का कंपैरिजन, अर्लियर 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 अर्लियर। होमवर्क सिंपल है, अरे स्कॉलर हो 2 मिनट में करोगे, कंडीशन वगैरह पूरा लिखना, मार्क आओगे। और एक अरे क्वेश्चन नंबर 7 भी मुझे सेम लग रहा है, इसको भी आप होमवर्क में ले सकते हो। अभी सेम क्वेश्चन है तो क्या सॉल्व करने का, तुम लोग होमवर्क करो। अच्छा लगता है तुम लोग होमवर्क करते हो तो मुझे दुआ देने का मन करता है तुमको। ये लो, ये भी होमवर्क में ले लो। देखो सेम है सब कुछ सेम है, हेडिंग भी सेम है, खाली डेट अलग करके दिया है तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, पेमेंट एंट्री कंसीडर नहीं होता है, क्रेडिट ऑफ द बैंक कंसीडर नहीं होता है, टाइम ऑफ सप्लाई। तो 4 कॉलम सेम टू सेम, और एकदम आपको याद हो जाना चाहिए लिख के, उतना होमवर्क तो हो ही गया। और भी कुछ है क्या होमवर्क में? स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, दोनों स्क्रीनशॉट लेने लायक बनाता हूँ, रुको। हाँ, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ बोथ द सम्स। घेतलं काय? चला पुढे जाऊ। और कुछ है क्या होमवर्क में? रुको देखता हूँ। ठीक है, बचा हुआ सम्स अगले लेक्चर में होमवर्क देता हूँ। आज के लिए आपको रहम कर रहा हूँ, इतना सा ही कम होमवर्क है, कुछ 5-6 सब होमवर्क दिया है मैंने।
होमवर्क सॉल्व करो और शेयर करो मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।